हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 16, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं। तो अभी तक जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ शेयर कर दो। और आपके लिए एक न्यूज़ है, नेक्स्ट सेशन से जो भी बच्चे नॉन मेडिकल लेने की सोच रहे हैं या मेडिकल लेने की सोच रहे हैं, उस पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के और हो सकता है मैथ्स की फैकल्टी अगर आ गई तो मैथ्स के भी आपको सारे के सारे लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे। और जिसने आईआईटी की तैयारी करनी है उसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल बना दिया गया है, ठीक है, ट्रेंडिंग ट्यूटर आईआईटी जेई के नाम से। तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी अभी सेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि जेई मेंस का पेपर भी आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन से, ठीक है ना, 2025-26 का जो सेशन रहेगा उस पर पूरी 11th पूरी 12th की जेई मेंस एडवांस की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस। और आज हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। ये केमिकल रिएक्शन इन जनरल होती क्या है, ये जो फर्स्ट चैप्टर वाला था उसी से है। ये पेज आपने पढ़ लिया होगा, फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो चलो, आज ये हमारी हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की केमिकल रिएक्शंस। पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिड्स की जो रिएक्शंस हैं, पहली रिएक्शन है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है, जनरल रिएक्शन क्या है, मेटल प्लस एसिड गिव सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेटल का सोल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। बट सिर्फ ध्यान यही रखना कि सिर्फ वही मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क करके लिख देता हूँ, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स शुड बी ग्रेटर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे कॉपर है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, कॉपर के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जिंक ने यहाँ पे क्या किया, अटैक किया और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया और हाइड्रोजन की जगह खुद आके बैठ गया, ZnSO4 यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ आ गई है कि रिएक्शन कैसे हुई है। ये रिएक्शन जब ही हो पाई है जब जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या थी, ज़्यादा थी। एसिड बेस वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ाया है, एसिड्स में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या होती है कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन होता है ना, H+ आयंस होता है एसिड्स के अंदर। तो जो वो अब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है ना, तो जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करा है, डिस्प्लेस करा है, तभी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जो भी आप रिएक्शन करा रहे हो, जिस भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हो, उसमें जो गैस रिलीज होगी बेटा वो तो बबल्स की फॉर्म में रिलीज होगी या फ्यूम्स की फॉर्म में क्या होगी, रिलीज होगी। उस गैस के ऊपर नाम तो लिख के नहीं आएगा, है ना, नेम स्लिप तो लगी नहीं होगी कि ये कौन सी गैस है। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है हाइड्रोजन की कि हाइड्रोजन जो बर्न करती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। मीन्स हाइड्रोजन गैस के पास जब आप कोई जैसे आप कैंडल लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल या बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाओगे, ठीक है, आप सिंपल है मैच स्टिक ले जाओ बर्निंग, ठीक है, जलती हुई, तो वो जब साउंड आएगी वहाँ से आपको पॉप साउंड आएगी। अगर आपको पॉप साउंड आ रही है तो वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो नेम स्लिप के साथ नहीं आती, टेस्ट करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन के लिए टेस्ट कौन सा होता है कि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जहाँ से वो टेस्ट ट्यूब में से फ्यूम्स निकल रही हैं उसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आओ, और जब वो उसमें फायर कैच होगी तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगी, पॉप पॉप करके क्या होगी, ये बर्न होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गई है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ओनली दोज मेटल्स हुज रिएक्टिविटीज आर ग्रेटर देन हाइड्रोजन, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, सिर्फ वही मेटल। कॉपर यहाँ पे नहीं कर पाएगा ये, ओके। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, आपके लिए एग्जाम्पल लिखने आ जाते हैं, कई बार वो दो एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं कि रिएक्शन मेटल प्लस एसिड की क्या रिएक्शन होती है, दो एग्जाम्पल दे दो। तो बच्चे एक तो याद करके जाते हैं, कम से कम दो एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जब आयरन रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो आयरन ने यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। गैस के लिए अपवर्ड एरो का साइन लगाते हैं और यहाँ पे फेरस सल्फेट आपका बन गया, ठीक है। ये क्या बन के तैयार हो गया, आपका फेरस सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब वो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है।
एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये सब रिएक्शंस इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेटल हैं उन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। जी हाँ, नाइट्रिक एसिड देखो, अभी आपने पीछे पढ़े हैं मेटल और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी तो एसिड है, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड में ऐसा क्या खास बात है कि इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें, मीन्स दूसरों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन को ऐड कर दें, है ना, ऑक्सीजन देते हैं ये दूसरों को। अब यहाँ पे मेटल को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो, देखो मेटल नाइट्रेट का सोल्ट तो बनेगा, ये क्या है, सोल्ट तो बना है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना निकल के वाटर मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो गई है, हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो गई है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जो हाइड्रोजन निकली रिएक्शन के दौरान, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसके टाइम पे जो हाइड्रोजन निकली उसको इसने पानी में ऑक्सीडाइज कर दिया, उसको हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया। ठीक है, तो इसलिए इस पर स्टार मार्क लगा देना कि भैया नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा स्पेशल क्या चीज़ है कि नाइट्रिक एसिड एसिड होने के बाद भी वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। ये आपसे पूछा जाता है बार बार, क्यों नहीं निकालता, क्योंकि उसमें वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन गैस इवोल्व्ड इज ऑक्सीडाइजेज टू वाटर। जो हाइड्रोजन गैस निकली तो है, लेकिन वो उसी टाइम जैसे ही निकलती है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। क्लियर है, तो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, मेटल प्लस डाइल्यूट। अगर देखो अब यहाँ पे एक फ़र्क है, एक साइड आपको NO मिल रहा है, एक साइड आपको NO2 मिल रहा है। अगर आप डाइल्यूटेड का यूज़ करते हो तो NO मिलेगा, कंसनट्रेटेड का यूज़ करते हो तो NO2 मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी सारी रिएक्शन सेम है। जैसे Zn प्लस यहाँ पे डाइल्यूट है HNO3, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, NO। बाकी क्या है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा, हाइड्रोजन निकली, लेकिन नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे कंसनट्रेटेड का यूज़ किया तो यहाँ पे NO2 मिल रहा है, बाकी सब प्रोडक्ट क्या है, सेम है। सेम रिएक्शन, जिंक ने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया, लेकिन जो हाइड्रोजन निकली नाइट्रिक एसिड ने उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, चाहे मेटल का कार्बोनेट हो चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट हो, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, सोल्ट, CO2 एंड वाटर। अब सेम क्वेश्चन वही है कि भैया कोई फ्यूम्स निकलेंगी या बबल्स निकलेंगे, उन पे नाम तो होगा नहीं कौन सी गैस है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, लाइम वाटर टेस्ट। लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर से पास कराते हो तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। किस कारण से मिल्की कर देता है, CaCO3 फॉर्म हो जाता है, जो एक वाइट PPT की तरह एक्ट करता है, मतलब वाइट PPT बनती है उसकी, वो पानी में इनसोल्युबल होता है, तो वहाँ से पानी क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है, मिल्की हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी आपको पहचाननी है कि कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको लाइम वाटर से क्या कर दो, पास करा दो। अगर उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया तो मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जैसे रिएक्शंस हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे भी देखो काम सेम हो रहा है, सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और कौन सा सोल्ट बन गया आपका यहाँ पे, NaCl, मीन्स सोडियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया। ऐसे ही चाहे कार्बोनेट से ले लो चाहे बाइकार्बोनेट से ले लो, यहाँ पे भी सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम हाइड्रोजन की जगह आ गया तो क्या सोल्ट बन गया, NaCl, और साथ में कौन सी गैस निकल गई, CO2, और आपका वाटर बन गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl,
ये भी क्या है, कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, कैल्शियम मेटल है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कैल्शियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो कैल्शियम ने हाइड्रोजन को क्या करा, डिस्प्लेस करा। कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा तो क्या फॉर्मूला बन गया, CaCl2, सॉल्ट बन गया ये, कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और वाटर बन गया। ठीक है, तो मेटल के चाहे कार्बोनेट हो चाहे मेटल के बाइकार्बोनेट हो, आपको क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा। और वो सोल्ट मिलेगा भी कैसे, जो मेटल है वो एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते या एसिड से रिएक्ट नहीं करते। क्यों, सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं है। ये आपको रिएक्शंस कौन सी मिलेंगी, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो भैया ये तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सोल्ट प्लस वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, होगा क्या इसमें, ठीक है, क्या होता है इसमें, आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, आयन एक्सचेंज होते हैं। पीछे जो रिएक्शन थी वो कैसी हो रही थी, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, मेटल हाइड्रोजन को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, इन दोनों के कैटायन एनायन एक्सचेंज हो रहे हैं, Na+ Cl- और इधर से H+ और Cl-। अब NaCl, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ NaCl, इसका पॉजिटिव इसके, तो यहाँ पे OH आएगा, H+ और OH मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, आयंस का एक्सचेंज होता है, कैटायन एंड आयन, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर भी आया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 का भी सारी केमिकल रिएक्शंस आई हुई हैं, वो भी जाके देख लेना किसी ने नहीं देखी है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, सोल्ट बना दिया, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर मिल गया। रिएक्शन कैसे हुई, अगेन कैटायन एनायन एक्सचेंज, K+ OH-, H+, SO4 2-। ठीक है बेटा, तो K+ SO4 2- के साथ मिलकर क्या बना दिया, K2SO4। क्लियर है, कैटायन एनायन यहाँ पे क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। तो अभी तक 2 रिएक्शन होगी, मेटल की एसिड के साथ आपको पता चल गई, मेटल की बेस के साथ आपको पता चल गई, मेटल कार्बोनेट्स के साथ आपको पता चल गया, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो भी सोल्ट और वाटर बन रहा है। अब देखो, हमने ये चीज़ अभी पढ़ी कि अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट रिएक्शन से, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो एसिड की जगह एसिड है, अब मेटल ऑक्साइड बेस की जगह क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड है। तो इस रिएक्शन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड, ये एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, सोल्ट बनाया। ब्लू ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड मिला आपको और साथ में वाटर मिला। तो ये मेटल ऑक्साइड यहाँ पे कैसा है, कैसे काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बेटा, बेस की तरह यहाँ पे ये काम कर रहा है। बाकी आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में ये भी पढ़ोगे कि सारे मेटल्स, बेस मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, है ना। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एसिड के रिगार्डिंग में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किस तरह काम कर रहा है, एक बेस की तरह काम कर रहा है। जब भी आपको क्या मिला है, सोल्ट और वाटर मिला है। ध्यान रखना, एसिड बेस के साथ ही रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर मिलाते हैं, बनाते हैं। तो आपको अगर कोई और चीज़ आ जाए एसिड के साथ लेकिन फिर भी सोल्ट और वाटर मिले तो वो चीज़ समझ लेना वो किस नेचर की है, वो बेसिक नेचर की है। ठीक है बेटा, चलो चले नेक्स्ट रिएक्शन पे।
नेक्स्ट रिएक्शन सिमिलर है, जैसे मेटल के ऑक्साइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, वैसे ही मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके एसिड क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। मींस मेटल ऑक्साइड की तरह मेटल हाइड्रोक्साइड भी किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे ये है मेटल का हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट प्लस क्या बन गया आपको, वाटर मिल गया। ये यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और रिएक्शन अगर आपसे पूछ लें रिएक्शन का टाइप कैसा हो रहा है, देखो अगर ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, आयंस के एक्सचेंज से। ठीक है, MgOH ट्वाइस Mg2 प्लस, और यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ, Mg2 प्लस यहाँ से निकलेगा और 2 मोल निकलेंगे OH माइनस के, H प्लस और Cl माइनस। ये Mg2 प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना गया, MgCl2, और H प्लस और OH ने मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो रिएक्शन आपको आई होप समझ आ गई है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसको एंटा एसिड की तरह आप यूज़ करते हो। ये सब बातें आपने थ्योरी में पढ़ ली होंगी। एंटा एसिड, जब स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, जब आप स्पाइसी खाना खा लेते हो बाहर से, तो वो एसिडिटी, जो जलन महसूस होती है पेट के अंदर, उसे एसिडिटी कहते हैं। वो कब होती है, जब हमारे स्टमक में HCl की क्वांटिटी ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एक बेस का, हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो गया तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस कंज्यूम करना पड़ेगा। तो आप इनो वगैरह लेते हो, तो इनो में अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। मैग्नीशियम के या एल्यूमिनियम के सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होगा। चलो चलें नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस। बेस में आपकी इतनी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं हैं। ठीक है, बेस काफ़ी छोटा है। एसिड्स में मेन रिएक्शंस थी। बेस कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बेस कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक। अब यहाँ पे जिंक क्या है, देखो अब इस रिएक्शन पे ना स्टार मार्क लगा लेना। ये दो रिएक्शन बेस की आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NaOH प्लस Zn। अब यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं कि Zn Na को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं नो रिएक्शन। ये मीन्स प्रोडक्ट कोई बनेगा ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी सोडियम से क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है बेटा। ठीक है, जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और आपका कंपाउंड बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है सोडियम जिंकेट। यहाँ पे जिंक मेटल होने के बाद भी जिंक के ऊपर जिंकेट आयन पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। जिंकेट आयन याद रखना, जिंकेट आयन क्या होता है, कई बार आपसे पूछा गया है। और आपके हाइड्रोजन गैस, जिंक ने जब देखो यहाँ से हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन को रिलीज किया, तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो बेस भी कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो दो ये रिएक्शन याद रखनी है, एक तो जिंक के साथ और दूसरी रिएक्शन है एल्यूमिनियम के साथ। सेम काम यहाँ पे एल्यूमिनियम कर रहा है। एल्यूमिनियम Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सोडियम को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सोडियम से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, और ये क्या बना आपका, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती इसमें क्या रहती है कि बच्चे यहाँ पे नो रिएक्शन लिख के आ जाते हैं कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जस्ट हो रही है। एल्यूमिनियम सोडियम को नहीं कर सकता डिस्प्लेस, बिल्कुल है, नहीं कर सकता डिस्प्लेस, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो ये दो रिएक्शन बार बार आपको कॉपी पे 2 से 4 बार लिख के देखनी है। ठीक है, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। अभी ये चीज़ आपको मेमोराइज करने की ही जरूरत पड़ेगी, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको सबका रीज़न भी पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है, बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर।
नॉन मेटल ऑक्साइड हमने तो पढ़ा था कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, है ना, एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। तो इसका मतलब जो है, आप देखो बेस की जगह बेस है, प्रोडक्ट में सोल्ट और वाटर ही है। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर के आपके होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, जैसे ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया है। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये आपका हो गया बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस की तरह काम कर रहा है। CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्या बना, CaCO3 प्लस H2O। ये आपने रिएक्शन लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। जब ये वॉल पुट्टी आप कराते हो, वाइट वॉश आप कराते हो, उसके 2-3 दिन बाद क्या आती है, शाइन आती है, उसकी ये रिएक्शन है। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये एक शाइनी सरफेस की तरह काम करता है। एग्स, मार्बल्स, उन सब में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये फिर से आपकी रिएक्शन रिपीट होगी। एक और अगर आप देखना चाहो, सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड है। यहाँ पे ध्यान रखना सल्फाइट बना है, सल्फेट नहीं है। सल्फेट नहीं है, सल्फेट होता है SO4। सल्फेट होता है बेटा SO4, यहाँ पे SO3 है, कैल्शियम सल्फाइट यहाँ पे बना है। ठीक है, इस रिएक्शन में भी याद रखना, कई बार बच्चे यहाँ पे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना के आ जाते हैं, नहीं, कैल्शियम सल्फाइट बनाना है। ठीक है, तो चलो अब लास्ट हम चलते हैं सोल्ट की तरफ। तो सोल्ट क्या होता है, अभी आपने देखा कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, मेटल सोल्ट बना लेते हैं। तो सोल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, सोल्ट्स होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स। सोल्ट्स क्या होते हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। नेगेटिव वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। और सॉल्ट के अंदर जनरली नेगेटिव पार्ट जो एनायन आता है वो कहाँ से आता है, एसिड से आता है। कहाँ से आता है, एसिड से आता है। अब आपको ये चीज़ याद रखो कि आपके एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं, सोल्ट बनाते हैं। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, जिसमें नेगेटिव पार्ट किससे आएगा, एसिड से आएगा। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आ रहा होगा, बेस से आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम बेस। तो अब जो सोल्ट हैं, एसिड और बेस, अब आपने थ्योरी में पढ़ा है, यहाँ तो हम रिएक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आपने थ्योरी तो पढ़ी है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी होता है। बेस स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, वीक बेस भी होता है। अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, ठीक है, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें जो सोल्ट मिलते हैं वो भी अलग अलग मिलते हैं। कुछ सोल्ट्स एसिडिक होते हैं, कुछ सोल्ट बेसिक होते हैं और कुछ सोल्ट न्यूट्रल होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सोल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो देखो, जो सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये SA SB क्या है, ये आपके इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। SA स्ट्रॉन्ग एसिड, SB स्ट्रॉन्ग बेस, WA वीक एसिड, WB वीक बेस। तो जो सोल्ट हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं वो कैसे होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब बेसिक और एसिडिक में कौन सा पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा नेचर आएगा, बेसिक नेचर आएगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, ठीक है ना, बेस क्या है आपका, वीक है, तो आपका कैसा नेचर आएगा, एसिडिक नेचर आएगा। क्लियर है। तो सोल्ट तीन तरह के हो गए, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिले वो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाले बेसिक। मीन्स जोन सा पार्ट, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, और वीक एसिड है तो बेसिक नेचर ज़्यादा आ जाएगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो एसिडिक नेचर क्या आएगा आपका, ज़्यादा आएगा। ठीक है बेटा। अब ये फैमिलीज ऑफ सोल्ट्स आ जाती हैं हमारी, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सोल्ट्स होते हैं उन्हें क्लोराइड्स बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्ट को सल्फेट्स बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड के सोल्ट को नाइट्रेट्स बोलते हैं। और कार्बोनिक एसिड के सोल्ट्स को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स बोलते हैं।
ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। फैमिली ऑफ सोल्ट्स में आपकी 7-8 फैमिली ऑफ सोल्ट्स लिख के लाए हैं। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन आता है, अब सोल्ट दिया है आपको, उसमें एसिड भी पहचानना है और बेस भी पहचानना है, और ये भी बता दो वो एसिडिक है, न्यूट्रल है, कैसा है। तो देखो, पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला क्या हो गया, K2SO4। जब आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, अब मैं ना आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको करते कैसे हैं, जैसे K2SO4 आपने लिया, ठीक है, K2SO4 आपने लिया, तो इसको ब्रेक करेंगे, ये किस में ब्रेक होगा, K प्लस और SO4 2 माइनस में। K प्लस और SO4 2 माइनस में, इसको भी पानी में डाल दो। कौन सा बेस आ जाएगा आपके पास, कौन सा बेस आया, K पानी में जाएगा तो KOH, यहाँ से OH निकलेगा H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब आपको कैसे बनाना होता है ये भी सीख लो। जो भी आया देखो, इसको हमने आयनाइज किया, इसको हमने आयंस में ब्रेक किया, आयंस में ब्रेक करने के बाद आप इसको क्या करो, इसके भी पानी के साथ रिएक्ट कराओ। अब पानी में फिर से दो चीज़ें होंगी, H प्लस होगा और OH माइनस होगा। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा बेटा, नेगेटिव जुड़ेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के पास तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, KOH। अब यहाँ पे इसको भी पानी के साथ रिएक्ट करा दो, H2O। अगेन पानी में ये क्या है, H प्लस और क्या होगा, OH माइनस। अब ये इसके साथ जाएगा, पहले ही नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट, तो H2SO4। तो बेस कौन सा हो गया, ये आपका बेस हो गया। OH माइनस आयन किससे निकलता है, बेस से, और H प्लस जो होता है वो किसके पास होता है, एसिड पे। तो आपको पता लग गया कि K2SO4 में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे तो ये कौन सा सोल्ट होगा, ये एक न्यूट्रल सोल्ट होगा। ये क्या होगा, एक न्यूट्रल सोल्ट होगा। ठीक है, अब सर हमें नहीं पता कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, भैया H2SO4, HCl, HNO3, ये क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे बेसिक सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा कि सोल्ट के अंदर कौन सा एसिड से बना हुआ है, कौन से बेस से बना हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सोल्ट को आयनाइज करो, उसमें पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, कैटायन एनायन अलग करो, दोनों की रिएक्शन वाटर से करा दो, वाटर में भी H प्लस और OH माइनस। अब देख लो, अगर पॉजिटिव है उसके साथ क्या जाएगा, OH माइनस, नेगेटिव पार्ट जाएगा, जो नेगेटिव है उसके साथ क्या जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा, और उनसे आपको एसिड और बेस का पता चल जाएगा। अगेन जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 सल्फेट है, सल्फेट के आपको वैसे भी पता चल जाएगा, यहाँ से ही पता चल जाएगा। जो सल्फेट्स जो होते हैं वो किसके एसिड्स होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। ठीक है ना, सल्फेट जिसके पीछे लगा हुआ है उसमें कौन सा एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा यार। अभी हमने ये भी चीज़ पढ़ ली है, तो सोडियम सल्फेट में कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और बेस कौन सा हो गया, NaOH। आप करके दोबारा देख सकते हो ये, ठीक है, कॉपी पे जैसे मैंने कराया है वैसे आप इसको करके देखो। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, ये आपको याद रखने हैं। अब याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना, फॉर्मूले आपको बनाने आते हैं, आयनाइज आपको कैटायन एनायन में तोड़ना आपको आता है, तो आपके बड़े सिंपल है ये चीज़ें। मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये टेबल की मैं याद करने के लिए नहीं कहूँगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लो, ये वाली स्लाइड्स ध्यान रखो, सिर्फ इसके हिसाब से करते रहो। अगर आपको आयनाइज नहीं करना आता, ठीक है, अगर आपको बेटा ये चीज़ नहीं करनी आ रही है तो उस चीज़ में दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, अब ये करना तो देखो पूरी थ्योरी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे इस लेक्चर में मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा, सॉरी। तो ये आपके पूरे के पूरे ये 9 फैमिली ऑफ सोल्ट से कॉपर सल्फेट के हैं, क्लोराइड्स के हैं। क्लोराइड के सोल्ट किसके होते हैं, HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के होते हैं। कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड के, H2CO3। तो सबको क्या करो, आयनाइज करो, आयन एनायन कैटायन में एक्सचेंज करो और रिएक्शन करा दो। चलो अब हम चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट्स की तरफ, और उनकी कैसे प्रिपरेशन हुई है वो रिएक्शंस को भी हम समझ लेते हैं। जैसे पहला है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl, बनता कैसे है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। देखो
ये तो आपने बहुत बार बनाया है, एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनते हैं, सोल्ट बनते हैं। तो NaCl कैसे बना है, ये आपका बेस हो गया, NaOH बेस ले लिया, HCl आपका एसिड हो गया, तो क्या बन गया NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साथ में क्या बना, वाटर बना। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, अब इसकी जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये पूरा का पूरा सेटअप आपको बनाना पड़ेगा अगर क्लोर एल्कली प्रोसेस आती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है। पूरा सेटअप बनाओगे, ठीक है, डायग्राम से दिखाओगे कहाँ एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, स्टेप बाय स्टेप सारी रिएक्शन आप दिखाओगे। मैं आपके लिए फाइनल रिएक्शन आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। यहाँ पे फाइनल रिएक्शन लिखी हुई है आपके लिए। तो होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस होती है NaCl की। इलेक्ट्रोलिसिस आपको करानी है सोडियम क्लोराइड की। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक साइड आपको क्या मिलेगा, NaOH मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए। एक कैथोड पे, एक इलेक्ट्रोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लोरीन गैस हमें मिलती है एनोड पे। एक साइड आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है कैथोड पे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। और यहाँ से इन दोनों को मिक्स करके आप क्या बना सकते हो, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी गैस बन जाएगी। उसको जब आप वाटर से पास कराओगे तो आपका HCl एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो HCl एसिड भी यहाँ से आप बना सकते हो। एक साइड आपको हाइड्रोजन मिल गई, एक साइड आपको क्लोरीन मिल गई है, ये क्लोरीन गैस HCl गैस बन जाएगी। फिर इसको वाटर से पास करा दो तो ये HCl एसिड बन जाएगा। तो फाइनल प्रोसेस आपकी ये रहती है, ठीक है। कॉमनली इसको कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए इसको बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड। बेसिकली वही बात है, इलेक्ट्रोलिसिस है सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ब्राइन क्या आते हैं, ब्राइन क्या होता है, पानी में घोल दो। जैसे नमक और पानी का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे NaCl नहीं डाला जाता है, NaCl को पानी में घोल के डाला जाता है। जब NaCl को पानी में आप घोल देते हो तो उसको बोलते हैं बेटा ब्राइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बाइकार्बोनेट ही लिख के लेके आया हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसको भी आप कैसे बनाते हो, इसकी भी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। उस प्रोसेस का मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कमेंट द नेम ऑफ प्रोसेस। इसको बनाने की कौन सी प्रोसेस होती है वो भी आप मेरे को, और क्या सेटअप होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा। तो NaCl के साथ अमोनिया, एक साइड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इतना सब कुछ डाल के आप क्या बनाते हो, NaHCO3 बनाते हो। और साथ में क्या बनता है आपका, अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसका आगे फर्दर आप यूज़ कर सकते हो, बट हमें क्या चाहिए, NaHCO3। अब जब आपके पास NaHCO3 बन जाता है तो इसको आप क्या कराओ, हीट कराओ, तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, पिछले स्टेप में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। बाइकार्बोनेट को हीट करो, क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोला जाता है, ठीक है। इस सोडा ऐश को 10 मोलिक्यूल वाटर में डिज़ोल्व कर दो, मतलब वाटर में डिज़ोल्व कर दो। और इसके साथ जब Na2CO3 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 के लिए क्या रूट वर्ड लगता है, डेका। 10 के लिए क्या रूट वर्ड लगा, डेका। और H2O क्या है, हाइड्रेट, ठीक है। तो अगर सिंपल आपको सोडियम कार्बोनेट ही बना के दिखाना है, ठीक है, तो आप बेटा ये पिछले वाला स्टेप भी इसी में इंक्लूड करके लिखोगे। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर मिलके क्या बनाओगे आप, पहले NaHCO3 बनाओगे। फिर उस NaHCO3 को क्या करोगे, हीट करोगे, तो आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश मिलेगी। सोडा ऐश को क्या करो, पानी में डिज़ोल्व करो, तो आपको वॉशिंग सोडा आपको मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर। तो आपको वहाँ से पिछले वाला स्टेप भी इसी में इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपको वॉशिंग सोडा बना के दिखाना है, प्रिपरेशन करके दिखानी है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को
कॉमनली क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। कैसे बनता है, स्लेक लाइम से क्या करा दो, क्लोरीन गैस पास करा दो। स्लेक लाइम क्या होता है आपका, अच्छा ये भी ड्राई होना चाहिए, इनहाइड्रेटेड होना चाहिए, इसमें ज़्यादा पानी खुला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए बेसिक। उसमें जैसे ही आप क्लोरीन गैस पास कराते हो क्या बनेगा आपका, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम ज़रूर ध्यान रखना, इसीलिए मैं ऊपर ना केमिकल नेम लिख के लेके आया हूँ। कई बार बच्चे को ब्लीचिंग पाउडर करते याद रहते हैं, ठीक है, फॉर्मूला CaOCl2 कहते क्या है, केमिकल नेम ही भूल जाते हैं बच्चे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, CaOCl2। और लास्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे आप क्या बोलते हो, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घरों में POP कराई जाती है वो। अब ये किससे प्रिपेयर की जाती है, ये प्रिपेयर होती है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट 2 के लिए क्या लगा, डाई, 2 के लिए क्या लगा, डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसे क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट कराना होता है आपको। 100 डिग्री सेल्सियस लिखो या आपको ऐसा लिखा मिले 373 केल्विन, एक ही बात है, ठीक है। इतने टेम्परेचर तक ही आपको हीट कराना है, इससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर पे हीट करा दोगे तो आपका फिर वो POP सेट नहीं होता, POP नहीं बनेगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का ये वाला वाटर का मोलिक्यूल भी हट जाएगा, तब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये POP की तरह सेट नहीं होगा। तो टेम्परेचर भी याद रखना, रिएक्शन में लिखना पड़ता है कितने टेम्परेचर तक हमें आपको हीट कराना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका 2 में से हाफ मोलिक्यूल रह जाता है, CaSO4, हाफ के लिए वर्ड लगा हेमी, ठीक है, हाफ के लिए वर्ड क्या लगा, हेमी हाइड्रेट, या हाफ हाइड्रेट भी कहीं कहीं पे आपको लिखा दिखेगा, लेकिन करेक्ट वर्ड क्या है, हेमी हाइड्रेट। तो CaSO4.12H2O हेमी हाइड्रेट। अच्छा यहाँ पे कई बार देखो, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हम रिएक्शंस में ना ये फ्रैक्शन में नहीं लिखते। अगर आपको इसके फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो आप इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। आपने ये रिएक्शन ऐसे भी देखी होगी, 2CaSO4.2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O, जिप्सम के 2 मोलिक्यूल लो, इसको हीट कराओ 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या मिल जाएगा आपको, CaSO4 + 3H2, ठीक है, 2CaSO4, क्लियर है, या सॉरी CaSO4 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर कितने वाटर के मोलिक्यूल हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ड्राई है, तो इस रिएक्शन को ऐसे इसलिए हम नहीं लिखते। तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी दिखाना है और ये भी दिखाना है कि इसके अंदर हाफ वाटर का मोलिक्यूल है, हेमी हाइड्रेट ये है, क्लियर है बेटा। तो ये थी आपकी सारी की सारी रिएक्शंस एसिड, बेस एंड सोल्ट की। आई होप आपको मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और मैंने आपको बता ही दिया है, न्यू ईयर से आपके JEE मेंस वाला भी आपका चैनल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चैनल बना हुआ है, उसको जाके सब्सक्राइब करो, उस पर कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए आपको JEE मेंस एडवांस की तैयारी वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, साथ में आपको नोट्स भी आपको मिलते ही हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।